नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे मुश्किल सिर्फ मानसिक होती है। आपको जो चीज़ मुश्किल दिखती है वह मुश्किल उसी अनुपात में दिख रही है जिस दृष्टिकोण से आप इसे देख रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि 3 लोगों ने अमेरिकियों की विचार प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है, इमर्सन, थोर और विलियम जेम्स। आज की तारीख में भी अमेरिकी मस्तिष्क का विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन 3 दार्शनिकों की शिक्षाओं ने अमेरिकी व्यक्ति की विशिष्ट प्रतिभा को रचने में अपना योगदान दिया, जो मुश्किलों से हारता नहीं है और जो आश्चर्यजनक कार्यकुशलता के माध्यम से असंभव को संभव कर दिखाता है। इमर्सन का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मानवीय व्यक्ति देवी शक्ति द्वारा स्पर्श किया जा सकता है और इस तरह महानता इसमें उत्पन्न की जा सकती है। विलियम जेम्स ने बताया कि किसी काम में सबसे महान तत्व उसके बारे में व्यक्ति का विश्वास होता है। थोरो ने हमें बताया कि उपलब्धि का रहस्य मस्तिष्क में सफल परिणाम की तस्वीर संजोए रखना है। एक और बुद्धिमान अमेरिकी जेफरसन है, जिन्होंने फ्रैंकलिन की तरह अपने मार्गदर्शन के लिए नियमों की एक श्रृंखला बनाई। फ्रैंकलिन ने 13 नियम लिखे, जेफरसन ने के कुछ 10 नियम थे। जेफरसन का एक नियम यह था, और मैं समझता हूँ कि ये अनमोल है, हमेशा चीज़ों को चिकने हैंडल की तरफ से पकड़ो, यानी कि किसी काम को करते समय या मुश्किलों का सामना करते समय आप उस तरीके का प्रयोग करें जिसमें न्यूनतम प्रतिरोध का सामना करना पड़े। प्रतिरोध से घर्षण पैदा होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि घर्षण को कम किया जाए। नकारात्मक नज़रिया घर्षण का रास्ता है, इसलिए नकारात्मक में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है। सकारात्मक नज़रिया चिकने हैंडल वाली तकनीक है। यह ब्रह्मांड के प्रवाह के सामंजस्य में है। इससे न सिर्फ घर्षण कम होता है, बल्कि इससे सहयोगी शक्तियाँ प्रेरित भी होती हैं। यह उल्लेखनीय है कि किस तरह जीवन की शुरुआत से अंत तक इस फिलॉसफी के प्रयोग से आप उन क्षेत्रों में सफल परिणाम हासिल करने में समर्थ हो सकेंगे जिन्होंने आपको दूसरी परिस्थिति में हरा दिया होता। उदाहरण के तौर पर, एक महिला ने अपने 15 साल के बेटे को हमारे पास भेजा। वह चाहती थी कि हम उसे सीधा कर दें। इससे महिला को बहुत चिढ़ छूट रही थी कि उसका लड़का किसी भी विषय में 70 से अधिक नंबर नहीं ला पाया था। इस बच्चे में बहुत दिमाग है, उसने गर्व से कहा। आपको कैसे मालूम कि उसमें बहुत दिमाग है? मैंने पूछा। क्योंकि वह मेरा बेटा है, उसने कहा। मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और मैं मेरिट में आई थी। लड़का उदास भाव से अंदर आया और मैंने उससे पूछा, क्या बात है बेटे? मैं नहीं जानता, मेरी माँ ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। मैंने कहा, आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे आप में उत्साह की आग धधक रही है। आपकी माँ कहती है कि आपको सिर्फ 70 ही नंबर मिलते हैं? हाँ, उसने कहा, मुझे इतने ही मिलते हैं और इससे भी बुरी बात यह है कि मुझे इससे भी कम नंबर मिलते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत दिमाग है बेटे? मैंने पूछा। मेरी माँ कहती है कि दिमाग बहुत तेज है। मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही मूर्ख हूँ। डॉक्टर पील उसे गंभीरता से कहा, मैं पढ़ता तो हूँ, घर पर मैं इसे एक बार पढ़ता हूँ और फिर किताब बंद कर देता हूँ और उसे याद करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ, अगर मैं 3 बार में उस अपने दिमाग में नहीं घुसा पाया तो फिर मैं इसे कैसे अपने दिमाग में घुसा पाऊँगा। और फिर मैं यह सोचते हुए स्कूल जाता हूँ कि शायद मुझे कुछ याद नहीं हुआ है। फिर टीचर मुझसे कुछ पूछती हैं और जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती। फिर उसने कहा, परीक्षाएं आ जाती हैं और मैं उसमें थर थर काँपता हुआ बैठता हूँ और मुझे जवाब याद नहीं आते। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। उसने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ बहुत बुद्धिमान है, परंतु मुझे लगता है कि मेरी माँ की बुद्धि मुझ में नहीं आ पाई है। उसकी माँ की नज़रिए की वजह से उसमें हीन भावना आ गई थी, जो उसकी नकारात्मक विचार प्रक्रिया के साथ मिलकर उसे हरा रही थी। उसका दिमाग कुंद हो गया था। उसकी माँ ने उससे यह कभी नहीं कहा था
कि वह स्कूल जाए और ज्ञान हासिल करने की अद्भुत और रोमांचक प्रक्रिया से गुजरे। वह इतनी समझदार नहीं थी कि उसे प्रोत्साहित करे कि वह दूसरों के साथ प्रतियोगिता करने के बजाय अपने आप से प्रतियोगिता करे, और वह लगातार जोर दे रही थी कि वह भी अपनी माँ की तरह ही बुद्धिमान का परिचय दे। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इस दबाव में उसका दिमाग कुंद हो गया था। मैंने उसे कुछ सुझाव दिए जो सहायक सिद्ध हुए। इससे पहले कि तुम अपने पाठ पढ़ो, एक पल के लिए रुको और इस तरह से प्रार्थना करो, हे ईश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरा दिमाग अच्छा है और मैं अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता हूँ। फिर आप रिलैक्स हो जाएं और तनाव के बिना पुस्तक पढ़ें। यह कल्पना करें कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इसे दोबारा जब तक ना पढ़ें तब तक कि आपकी इच्छा ना हो। सिर्फ ये विश्वास करें कि आपको पहली बार पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। इस बात की तस्वीर देखें कि यह सामग्री आपके मस्तिष्क में अंदर जा रही है और अंकुरित हो रही है। अगली सुबह जब आप स्कूल जाएं तो खुद से कहें, परंतु इतने अच्छे नंबर लाने के लिए वे किताबी कीड़ा रही होंगी। और आज की तारीख में कौन किताबी कीड़ा बनना चाहता है? मैं मेरिट होल्डर स्टूडेंट नहीं बनना चाहता। मैं तो सिर्फ ठीक तरह से स्कूल से पास होना चाहता हूँ। कक्षा में जब टीचर आपसे पूछे तो जवाब देने से पहले जल्दी से प्रार्थना कर लें। फिर विश्वास करें कि उस समय ईश्वर आपकी जवाब देने में मदद कर रहा है। जब आप कोई परीक्षा दे रहे हो तो प्रार्थना में विश्वास करें कि ईश्वर आपके मस्तिष्क को शक्ति प्रदान कर रहा है और आपके दिमाग में सही जवाब आ जाएंगे। वह लड़का इन विचारों पर चला और आप जानते हैं उसे 6 महीने बाद परीक्षा में इतने अंक मिले, 90। मुझे विश्वास है कि इस लड़के ने यह जान लिया था कि मैं हारने में विश्वास नहीं करता, कि फिलॉसफी कितनी असरदार हो सकती है, और वह अपने जीवन भर सकारात्मक चिंतन की अद्भुत शक्ति का प्रयोग करता रहेगा। मैं और भी बहुत से उदाहरण दे सकती हूँ जिनमें इन तकनीकों के प्रयोग से लोगों के जीवन बदल गए हैं, परंतु यदि मैंने ऐसा किया तो पुस्तक बहुत ही मोटी और भारी हो जाएगी। इसके अलावा ये घटनाएं अनुभव सामान्य रोजमर्रा के जीवन के बाहर के भी हैं, जो कतई सैद्धांतिक नहीं है बल्कि पूरी तरह प्रैक्टिकल है। मेरी मेल लोगों द्वारा भेजे गए प्रमाणों से भरी रहती है, जिन्होंने मेरे विजयी जीवन अनुभवों के बारे में सुनकर या पढ़कर अपने जीवन के भी इसी तरह के अनुभव भेजे हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।